आज की इस वीडियो में हम लोग अकाज़ा अपर रैंक 3 के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। आज हम अकाज़ा की पूरी बैक स्टोरी के बारे में जानने वाले हैं, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अकाज़ा का जन्म एक गरीब घर में हुआ था, जहाँ पर वो अपने बीमार पिता के साथ रहा करता था। अकाज़ा अपने पिता से काफी ज्यादा प्यार करता था, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने पिता का अच्छी तरीके से इलाज कर सके, और इस वजह से अकाज़ा चोरी करना शुरू कर दिया। लोगों की जेब कतरी करता था वो ज्यादा करके, जिस वजह से अकाज़ा तीसरी बार चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिस वजह से गांव के मुखिया ने उसके हाथ पे तीसरा क्रिमिनल टैटू बनवा दिया। और लगातार उस पे 100 डंडे मारने के बाद गांव का मुखिया उससे कहता है कि यकीन नहीं होता 11 साल का लड़का इतना सब कुछ कर सकता है, और इतनी मार खाने के बाद तो कोई बड़ा लड़का भी फिर कभी चोरी नहीं करता। फिर गाँव का मुखिया उससे कहता है कि अगली बार तुम मुझे चोरी करते हुए पकड़े गए तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ को कटवा दूंगा। फिर अकाज़ा हंसते हुए कहता है कि तुम मेरे हाथ कटवा दोगे तो मैं पैरों से चोरी करूंगा। जब अकाज़ा पैदा हुआ था तब उसके 2 राक्षसों जैसे दांत थे, जिस वजह से उसे सब लोग डीमन चाइल्ड भी बोलते थे। अकाज़ा जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उस तरीके से दिन ब दिन उसके पिता की तबीयत खराब होती जा रही थी, और वो काम पे भी ना जा पा रहे थे। इस वजह से अकाज़ा चोरी करना शुरू कर देता है, ना चाहते हुए भी, ताकि वो अपने पिता की अच्छे से अच्छे इलाज करा सके। लेकिन अकाज़ा के पिता की दवाई के लिए काफी ज्यादा पैसों की जरूरत थी, जो कि 11 साल का लड़का कभी भी कमा के नहीं ला सकता था। फिर अकाज़ा के पास सिर्फ एक ही चॉइस थी, चोरी, जो कि उसने की। फिर जब अकाज़ा अपने घर आ रहा होता है तभी उसे रास्ते में कोई बताता है कि तुम्हारे पिता ने फांसी लगा ली तुम्हारी गिरफ्तारी की बात सुनकर। फिर जब अकाज़ा अपने घर पे पहुंचता है तभी उसे वहाँ पर एक लेटर मिलता है, जो कि उसके पिता ने छोड़ा था, जिसमें लिखा हुआ था कि मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छी लाइफ जियो, मैं चाहता नहीं कि तुम मेरे पीछे आपकी जिंदगी बर्बाद कर दो, और मैं उन दवाइयों को भी नहीं ले सकता जो कि गलत तरीके से कमाई करके लिए गए हो। लेकिन अकाज़ा अपने पिता को कभी भी बोझ नहीं समझता था, सिर्फ वो अपने पिता को हेल्दी दिखना चाहता था, इसलिए उसने चोरी करना शुरू कर दिया। भले ही उसे न कोई भी कितना ही मारे या फिर कितना ही कुछ बोले, वो बस अपने पिता को अच्छी तरीके से रखना चाहता था। अकाज़ा हमेशा से ताकतवर होना चाहता था, ताकि वो लोगों से पैसे चोरी करके वहाँ से भाग सके, और जो लोग उसका पीछा करे तो वो उनका मुंह तोड़ जवाब दे सके। लेकिन अकाज़ा के पिता मरने के बाद वो अंदर से टूट गया। वो अपने समाज को ही कोसने लगा अंदर से कि क्यों मेरे पिता ने कोई गलत काम नहीं करा था, आखिर वही क्यों, मेरे गुनाह की सजा उनको क्यों मिली। फिर वो ऐसा कहता है कि मैं इस समाज में रहता हूँ जहाँ पे मैं अपने पिता की अच्छी तरीके से इलाज भी नहीं करा सकता। इस हादसे के बाद अकाज़ा अपना घर छोड़ देता है। फिर वो टाउन में रहने वाले लोगों के साथ बिन वजह के लड़ाइयाँ करना शुरू कर दिया। एक दिन अकाज़ा एक गांव के अंदर लगभग 7 लोगों को मार ही चुका था, तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है जिसका नाम कीजू था। उन 7 लोगों को बचाने के लिए इस आदमी को वहाँ पर बुलाया गया था। कीजू एक मार्शल आर्टिस्ट था, जिसका वो गांव में एक डोजो भी था, पर उसके डोजो में एक भी स्टूडेंट नहीं था। कीजू फिर अकाज़ा को कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा अच्छा लड़ते हो, क्या तुम मेरे स्टूडेंट बनना चाहोगे। कीजू की बात का जवाब देते हुए अकाज़ा कहता है बिल्कुल भी नहीं। फिर वो उसकी तरफ हमला करने आता है, लेकिन कीजू अकाज़ा को एक मूव से हरा देता है। इसके बाद कीजू अकाज़ा को अपने डोजो में ले जाता है, ताकि वो अपनी बेटी क्योकी की नर्सिंग करवा सके अकाज़ा से। इससे पहले क्योकी की देखभाल उसकी माँ करा करती थी, जो कि अपनी बेटे की इतनी खराब हालत नहीं देख सकती थी, और वो डर में जीने लगी। इस वजह से उन्होंने सुसाइड कर ली, वो पानी में डूब के अपनी जान दे दी। कीजू को कोई ऐसा चाहिए था जो कि क्योकी की नर्सिंग करा सके, ताकि वो बाहर जाके पैसे कमा सके, जिससे वो थोड़ा अपना घर चला सके और अपनी बेटी की दवाई करा सके। और अकाज़ा के लिए नर्सिंग करना कोई नया नहीं था, क्योंकि उससे पहले उसने अपने पिता की भी नर्सिंग कर चुकी थी। अकाज़ा को क्योकी के साथ एक दिक्कत थी, क्योंकि वो हर समय माफी मांगा करती थी उसके पिता के जैसे, और छोटी छोटी बातों पर रो भी देती थी, जिस वजह से अकाज़ा अनकंफर्टेबल फील करता था। फिर एक दिन क्योंकि अकाज़ा को कहती है कि तुम हर समय मेरी देखभाल करते रहते हो, तुम तो कभी बाहर भी नहीं जाते खेलने के लिए, वैसे तुम्हें आज पता है कि आज फायरवर्क्स है, तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। फिर अकाज़ा कहता है कि नहीं रहने दो, हम अगले साल जाएंगे साथ में, या फिर उसके अगले साल। ये बात क्योकी को काफी ज्यादा अच्छी लगती है, और ये बात उसके दिल को छू जाती है। एक दिन क्यूजो ने कुछ गुंडों को मारकर एक बूढ़े की जान बचाई थी। उस बूढ़े को क्यूजी का फाइटिंग स्टाइल काफी ज्यादा यूनिक लगा। उस बूढ़े का कोई सक्सेसर भी नहीं था, इसलिए उस बूढ़े ने अपना डोजो स्कूल कीजू को दे दिया। पर उस डोजो पर काफी ज्यादा लोगों की बुरी नजर थी, जो कि उस बूढ़े आदमी के फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इस वजह से वो लोग कीजू के फाइटिंग स्टाइल को काफी ज्यादा नीचा दिखाया करते थे। और पड़ोस में रहने वाला केनडोसो डोजो उन्हीं में से एक था। गलत प्रोनाउंस करा तो माफ कर देना। बेशक कीजू के डोजो में कोई भी नहीं था, लेकिन अकाज़ा वहाँ पे प्रैक्टिस करता था
कीजू के साथ और वह क्यूकू की देखभाल करता था, जिस वजह से उसके दिल को शांति मिलती थी। फिर अकाजा 18 साल का हो गया और क्यूकी 16 साल की, और क्यूकी की हालत में भी काफी ज्यादा सुधार आया और वो अब हर समय बिस्तर पे भी नहीं रहती थी। फिर एक दिन कीजू अकाजा को अपने पास बुला के कहता है कि अकाजा, क्या तुम मेरा डोजो लेना चाहोगे और मेरी बेटी की जीवन साथी बनना चाहोगे? ये बात सुनकर अकाजा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अकाजा ने कभी नहीं सोचा था कि उसके पास क्रिमिनल टैटू रहते हुए भी कोई उसे अपनाएगा और उससे प्यार भी करेगा। मेरे ख्याल से मेरे फादर सही कहा करते थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी लाइफ जी पाऊंगा। अब बस मैं सिर्फ इन दोनों की सुरक्षा करना चाहता हूँ, इसके बदले में मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। फिर अगले दिन अकाजा अपने पिता के कब्र में जाता है ताकि वो बता सके अपनी शादी के बारे में। फिर अकाजा अंधेरा होने से पहले ही वापस घर लौट आता है। जैसे ही अकाजा घर लौटता है तभी उसे पता चलता है कि कीजू और उसकी बेटी को किसी ने जहर पिला के मार दिया है, क्योंकि पासी का डोजो केंजुत्सु डोजो ने कीजू को नहीं हरा पा रहे थे फेयर फाइट में। इस वजह से उन्होंने कुएं के पानी में जहर मिला दिया। इसके बाद किंजुत्सु डोजो के अंदर 67 लोगों को एक साथ अकाजा ने मार दिया, वो भी अपने हाथों से। अकाजा ने उन 67 लोगों को हाथों से मार मार के उनके शरीर के अंगों को अलग कर दिया। ये खौफनाक मंजर वहाँ पे एक नौकरानी ने देख लिया, जिस वजह से वो पागल हो गई। अकाजा बस मन में एक ही बात दोहराया जा रहा था, मैंने बस एक वादा किया था और वो भी मैंने पूरा नहीं कर पाया। मैं उन्हें बचा भी नहीं पाया। क्यों? जो मेरे दिल के करीब होते वही हमेशा क्यों मुझसे दूर चले जाते हैं। फिर अकाजा उन लोग को मारने के बाद वहाँ से जा रहा होता है, तभी उसे वहाँ पर मुजान दिखता है। फिर मुजान उसे कहता है कि मुझे याद नहीं कि मैंने यहाँ पे किसी डीमन को भेजा था, क्योंकि एक बात फैल गई थी कि एक आदमी ने 67 लोगों को एक साथ मार दिया। फिर अकाजा मुजान को कहता है कि मेरे सामने से हट जाओ या फिर मरो। लेकिन अकाजा के हमला करने से पहले ही मुजान अपना हाथ अकाजा के सर में घुसा देता है। फिर मुजान अकाजा से कहता है कि मैं 12 डीमन मून को बनाने के बारे में सोच रहा हूँ, तो मैं अपना हाई अमाउंट ऑफ ब्लड तुम्हारे अंदर डाल रहा हूँ। अगर तुम इसे सह लिए तो तुम एक काफी पावरफुल डीमन बनोगे। अकाजा डीमन बनने के बाद अपनी सारी याददाश्त भूल जाता है, पर वो डीमन बनने के बावजूद ना ही वो किसी औरत को मारता है ना ही उन्हें खाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मैं मिलता हूँ मेरे किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो में काफी ज्यादा मेहनत लगी है और वीडियो को लाइक भी कर देना। और हाँ, आपको और कौन सी डीमन पे बैक स्टोरी चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो अभी के लिए बाय बाय। 君の中にある赤と青き線もそれらが結ばれるの